सबको नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल पे वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए हम लोग जीके का प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले हम लोग ने प्रीवियस ईयर देखा, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आ सकती है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ती है और आपको जीएस का क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे ये दूसरा सेट होगा, इससे पहले एक सेट हो चुका है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं और कोशिश कीजिएगा उन्हें भी देखने की। इसके बाद बाकी तो जीएस में कोई लिंक नहीं रहता है, आप जहाँ से स्टार्ट कीजिए तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं था। तो पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा है बालाकोट, तीसरा है लोथल और कालीबंगा। तो आप लोग जानते हैं कि लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं संबंधित है। उसके बाद बालाटोर ये भी है, और कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ती है, ये भी सिंधु घाटी से संबंधित है, मतलब यहाँ भी सभ्यता का थी। उसके बाद रोम जो है ये इटली की राजधानी पड़ती है। रोम जो है ये इटली की राजधानी है, तो और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मतलब संबंध लिंक नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाता रोम, क्योंकि वो इटली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ करवाई गई थी? पहला तो राजगृह में हुआ था, दूसरा जो है वो वैशाली में हुई थी। पहला राजगृह, इसको थोड़ा याद में रखिएगा, टोटल 4 बौद्ध संगति हुए थे। तो पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन में। 1 मिनट मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ। एक पे ये हुआ था, दूसरा में वैशाली, तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र और चौथा जो कि लास्ट में कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ती है, वहाँ हुआ था। तो द्वितीय पूछा जा रहा है, वैशाली में हुआ था, और आयोजक जो था ये राजा कालाशोक था। और यहाँ क्या हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ हुई थी कि बौद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बट गए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। आप लोग जानते होंगे जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष थे। और इसके साथ एक और भी पूछा जाता है कि ये कब थे? तो 1888 में, 1888 का इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किए थे। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो उसमें ध्यान रखिएगा, जैसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला महिला अध्यक्ष कौन था, तो जैसे एनी बेसेंट थी पहला, उसके बाद पहला भारतीय में तो सरोजिनी नायडू थे। और वो कौन सा अधिवेशन किया था, कहाँ का, जैसे कि जॉर्ज यूल जो है इलाहाबाद का किया है। तो उसी तरह सबको इम्पोर्टेंट वाला कम से कम देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो श्वेत कमीशन किसको कहा जाता था? तो जब ये साइमन कमीशन ये कब आया था? तो 1927 में आया था साइमन कमीशन, जो 1927 में। और इसमें जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों अंग्रेज़ थे, क्योंकि वो भारतीय राजनीति में वो हस्तक्षेप करना चाह रहे, मतलब यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को सुधारना चाह रहे थे। तो उसके लिए वो कमेटी बैठाई गई थी। तो उसमें सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे, यानी गोरे लोग थे, भारतीय एक भी नहीं थे। इसलिए इस जो साइमन कमीशन को जो है श्वेत कमीशन भी कहा गया था। तो श्वेत कमीशन किसको कहते थे? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया था, जो कि 1927 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी सरकार की स्थापना के लिए पहल की थे? तो स्थानीय सुशासन, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ये लॉर्ड रिपन जो है, ये इसको स्थानीय सुशासन का जन्मदाता जनक माना जाता है। स्थानीय सुशासन में ये था कि ब्रिटिश जो है डायरेक्ट रूल करना चाहते थे, तो इसीलिए वो ग्राउंड लेवल पे अपना सुशासन अति करना चाहते थे। तो इसके लिए इसीलिए तो लॉर्ड रिपन इस क्षेत्र में जो है काफ़ी कुछ किया था स्थानीय सुशासन के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो एक तो जानते हैं कि भारत का, उसके दूसरा किसका? बांग्लादेश का जो अमार सोनार बांग्ला, राष्ट्रीय बांग्लादेश का जो है भी राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, यही एक व्यक्ति हैं जो कि दोनों देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा का भी अंत
विलियम बेंटिक ने ही किया था। ठगों का दमन भी किया था। धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर ये भी किया था। कहीं ना कहीं दास प्रथा को नहीं किया था, क्योंकि दास प्रथा का जो है वो लॉर्ड एलेनबरो ने किया था। वो भी गवर्नर जनरल रहे थे, लॉर्ड एलेनबरो, उन्होंने दासता का अंत किया था। तो आपको बस याद रखना था कि दासता का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड एलेनबरो। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो जैसा कि जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में दो गुट था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में जो ये धुरी राष्ट्र में जो है उसमें जर्मनी, इटली और जापान तीनों आता था धुरी राष्ट्र में। और मित्र राष्ट्र में कौन आता था, तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था और अमेरिका था, यूएसएसआर था और चीन था। तो ये सब केस में थे, मित्र राष्ट्र में थे। और धुरी राष्ट्र में ये तीन देश थे, जापान, जर्मनी, इटली। तो और कब से कब हुआ था, तो 1939 से 45 के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो जानते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद, जो कि हिस्टोरिकल स्पीच, मतलब काफ़ी शानदार स्पीच दिए थे, जो कि उसके लिए फेमस भी हैं विवेकानंद। ये एक तरह से इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस धर्म संसद में। अगला क्वेश्चन है कि देश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो जैसे संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और उसी तरह जो उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का जो पूरा नाम था वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी था। तो सही जवाब होता एच.सी. मुखर्जी, इसी का पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है कि देश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे देश के संविधान में काफ़ी योगदान दिया था, तो वही थे वास्तुकार हमारे भारत संविधान के। अगला देखते हैं, जिसका आंसर आप लोग जानते हैं, तो पहले कोशिश करना है देने का, उसके बाद जाके साथ साथ देखते चलेंगे। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो कानून बनाने की प्रक्रिया लगभग जो है वो जर्मनी से तो नहीं, दक्षिण अफ्रीका से भी नहीं, जापान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती है। क्योंकि कई सारा चीज़ देखिएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा ही है, जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उसके बाद मौलिक अधिकार भी वहीं से लिया गया था। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से काफ़ी चीज़ लिया गया है। तो सही जवाब होता है यूएसएसआर से, सॉरी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग की नज़रें थोड़ी स्क्रीन पे रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है विश्व शांति के लिए कहीं ना कहीं उसकी भी बात करता है, और ग्राम पंचायत का भी है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी है, और ये धार्मिक अधिकार जो है ये इसका कहीं ना कहीं इसका वर्णन नहीं है, इसका नीति निर्देशक डीपीएसपी में वर्णन नहीं है। और ये कहाँ से लिया गया था, तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया, और भाग 4 क में पड़ता है और आर्टिकल 51 क में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार पूछ रहा है, तो समानता का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी बना दिया गया, पहले नहीं था बट शिक्षा का अधिकार भी बना दिया गया इसको। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। लेकिन काम करने का अधिकार जो है ये डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व का भाग है, काम करने का अधिकार, तो ये नहीं है, ये डीपीएसपी में दिया गया है। तो सही जवाब हो जाता काम करने का अधिकार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो सही जवाब होता 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस, एक मिनट, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन है 1951-52 में चुनाव हुआ था। तो 52 में ये फर्स्ट टाइम जो है हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को। तो सही जवाब हो जाता, और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जिससे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम जो बड़ा नगर होता है, एक तो नगर पालिका होता है छोटा नगर में, बट जो बड़ा नगर होता है नगर निगम होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो महापौर। तो सही जवाब होता है महापौर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला लोक अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मीरा कुमार, ये पहला लोकसभा अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मीरा कुमार जो है ये कब से कब रहा था? तो 2009 से 14 के बीच था। ये हाल ही फिलहाल में बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष घटा दिया। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 21 वर्ष था, बाद में इसको 18 वर्ष किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो पृथ्वी जो है किधर से किधर घूमती है, ये दिशा डायरेक्शन पूछ रहा है। तो पृथ्वी जानते हैं कि जैसे इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि सन जो है, आप सूर्य जो देखते हैं कि पूरब से पश्चिम जाती है, मतलब पूरब में उगती है और पश्चिम में डूबती है, तो पूरब से पश्चिम जाती है। लेकिन पृथ्वी जो है उल्टा, उसके जस्ट उल्टा, इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसके जस्ट उल्टा होता है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। और ये जानते भी हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और पूरब से पश्चिम एक चक्कर लगाने पे ही दिन और एक दिन मतलब होता है, दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग किसकी है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। तो सही जवाब होता है उत्तरी कोरिया। ये देश की राजधानी वाला देख लीजिएगा, या आप प्रीवियस सेट भी किए होंगे तो उसमें भी हर एक सेट में क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिया गया है सवाल। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जैसे कि अब प्योंगयांग राजधानी पूछा है, तो एक देश का तो यहाँ पूछ लिया गया, तो आपको बेसिस पे क्या करना है कि और भी देश की जो राजधानी है उसको याद कर लेना। तो इसी तरह देखना। वही मंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से नष्ट हो रही है। तो सही जवाब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस जितने भी हैं उसके वजह से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? ये पूछना चाह रहा है, जैसे कि आई थिंक इंडिया का मैप बना पाऊँ, मैप तो सही है, आई थिंक ऐसा ही होगा, यहाँ से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, बट ऐसा ही है कुछ। तो दक्षिणतम जो अक्षांश है यहाँ का जो है, तो आप लोग जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 1 मिनट, हम लोग 1 मिनट रुके, हाँ, तो 8 डिग्री 4 मिनट ले एक ध्यान रखिएगा कि हमारा इंडिया जो है उत्तर में पड़ता है, जैसे टोटल अथी है ना, तो ये उत्तर दिशा में और पूरब में है। ये आपको ध्यान में रखना है, पहले उत्तर में है और पूरब में है। जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये उत्तर और पूरब में पड़ती है। और 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में है। आपको उत्तरी ही लगना है, उत्तरी अक्षांश में ही हमारा भारत इंडिया अवस्थित है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 66 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी पूर्वी देशांतर पूर्वी में है। तो पूछ रहा है दक्षिणतम, तो दक्षिणतम कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट इसका सही हो जाएगा। और इसमें हाँ देखिए, अभी पूछा भी है साउथ हो या नॉर्थ, तो हमारा कहाँ किस में है? तो नॉर्थ में स्थित है, तो सही जवाब होता है नॉर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय देखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारतीय हिमालय तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, वो इंडिया का नहीं है हिस्सा। तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है, ये इंडिया का हिस्सा है। और सबसे मतलब भारतीय हिमालय में जो है सबसे ऊंचा कंचनजंगा है, वो माउंट एवरेस्ट से थोड़ा बहुत ही कम है, उतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट सबसे हाईएस्ट पिक तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि ऑफकोर्स नेपाल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी का जो है, ये जानते हैं कि इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी इसको कहते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी भी है। तो इसका कहाँ से, महाराष्ट्र का जो है त्रयंबकेश्वर एक स्थान है, नासिक जिला में पड़ता है त्रयंबकेश्वर, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। और ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है यह नदी। तो आगे देखिएगा, हाँ, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य है। तो कृष्णा नदी जो है ये आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच बहती है। तो इन्हीं तीनों स्टेट में जो अक्सर इनके पानी को लेकर विवाद होता रहता है। तो सही जवाब होता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच ये विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है,
तो अक्षांश तो करता है। उसके बाद पृथ्वी का परिक्रमण गति क्या होता है कि पृथ्वी तो जानते हैं 2 गति करता है। एक तो अपने अक्ष पे घूमता है जिसको कि परिभ्रमण गति कहते हैं, और दूसरा क्या होता है कि वो सन के चारों तरफ घूमता है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। तो बोल रहा है कि जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से, और समुद्र की से दूरी ये भी प्रभावित करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जल वाष्प बनेगा अगर समुद्र के निकट है तभी वहाँ बारिश होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है मतलब अपने अक्ष पे घूमना, इससे सिर्फ दिन और रात होती है, इससे जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होती। परिवर्तन वही परिक्रमण गति के कारण होती है जो कि सन के चारों तरफ घूमती है। तो सही जवाब हो जाता है पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से इस जलवायु में परिवर्तन नहीं होते बल्कि उससे दिन और रात होती है। बाकी अक्षांश का भी रोल रहता है कि अगर ज़्यादा उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश है तो वहाँ सनलाइट पहुँच नहीं पाएगी, तो वहाँ ठंड ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, वेरी फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगूर भी कहा जाता है, और ये कपास के लिए होता है, कपास की खेती के लिए काफ़ी प्रचुर मतलब अच्छा मानी जाती है ये मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसलें को उसी ज़मीन में अलग बारी बारी से बनाना, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं इसको, मतलब बदल बदल के फसल को लगाना एक ही जगह पे, तो फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो सही जवाब होता है फसल प्रत्यावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या, ये जनगणना वाला सेक्शन जो है, अगर आपके एग्ज़ाम से पहले नया जनगणना नहीं आता तो पुराना वाला अच्छे से करके जाना, क्योंकि आपके सेट में क्वेश्चन उससे लगातार आ रहा है। और सबसे अधिक घनत्व वाला जिला, मतलब इस तरह से क्वेश्चन जनगणना से एक दो क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलेगा, तो उसको अच्छे से करके जाना। निम्नलिखित बोल रहा है कि सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम की है। और सबसे ज़्यादा किसकी है? तो यूपी की है। अगला क्वेश्चन है कि तो देख लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दिया था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था, और इसको इकोनॉमिक्स का फादर मतलब जनक भी कहा जाता है इनको, एडम स्मिथ को। और इसकी एक प्रसिद्ध फेमस बुक कौन सी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन, इसको ध्यान में रखिए, वो भी कई बार एग्जाम में आता है, वो भी इम्पोर्टेंट। वेल्थ ऑफ नेशन उनका एक पुस्तक था जिसमें कि वो काफ़ी इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है, तो जिसकी वजह से उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। तो वैशिष्ट अर्थशास्त्र जानते हैं कि 2 भाग में मतलब बांट के पढ़ा जाता है। एक वैशिष्ट आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो होता है, सम्मिष्ट ऐसे कुछ है, माइक्रो और मैक्रो। तो इसको वैशिष्ट को माइक्रो कहते हैं, यानी छोटा वाला जो इकोनॉमिक्स। तो वैशिष्ट मतलब व्यक्तिगत तौर पे, मतलब एक तो बड़े लेवल पे अध्ययन किया जाता है किसी देश का या किसी कंपनी का, तो वो बड़े लेवल पे हो गया, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाता है। अब माइक्रो क्या मतलब छोटे स्तर पे किसी व्यक्तिगत तौर पे घर का उत्पादक हो गया, मतलब जो छोटा मोटा अधिक का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पे। तो सही जवाब हो जाता है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो एवेनेजर, ये ऑप्शन जो है एवेनेजर हार्वर्ड के द्वारा दिया गया था गार्डन सिटी की सिद्धांत, तो सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटल इसमें 85 क्वेश्चन हमने लिया है, जिसमें कि थोड़ा बहुत आपको साइंस का भी देखने को मिलेगा। तो इसे तो आपके एग्जाम में 50 और 25 का रेशियो रहेगा, मतलब 25 का साइंस और 50 का जीके। तो हम लोग क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 5-10 बढ़ा के ही कर रहे हैं, तो 85 क्वेश्चन हर एक सेट में ही रहेगा। तो इससे पहले एक सेट करवा दिए हैं, तो अगर वो भी देखना चाहते हैं या देख ही लीजिएगा, टाइम मिलता है तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाए। ये कैलेंडर वाला इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि कौन सा
कौन सा दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये हर एक कंपटीशन वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कर लेना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक रंग बिरंगी और मधुमग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो होली के कुछ दिनों बाद जो है उत्तर प्रदेश में एक मेला लगती है जिसको कि नौचंदी मेला कहते हैं। आई थिंक कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला होंगे तो जानते होंगे, मैं तो बिहार का हूँ तो मुझे उतना नहीं पता, बट नौचंदी मेला होता है जो होली के बाद लगती है आई थिंक। तो अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की। तो जेनेटिक खोज का जो खोज है ये ऐसे तो 2-3 के सहयोग, जैसे मार्शल निरेवर्ग भी था, उसके बाद हरगोविंद खुराना भी था, तो सही जवाब होता हरगोविंद खुराना। तो आगे का देखते हैं, हरगोविंद खुराना इसका जवाब होता। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य, जैसे जानते हैं कि हमारे ब्लड में एक WBC जिसको कि वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। तो श्वेत रक्त कणिका जिसको कि WBC बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, संक्रमण से लड़ना। और RBC का क्या काम होता है, तो ऑक्सीजन का वहन करना। तो एक मिनट, हाँ आगे का इसका 3 ऑप्शन जो वो नेक्स्ट PDF में मतलब तो देख लेंगे। क्वेश्चन है कि WBC कणिका का मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो संक्रमण से लड़ना होता है, और रेड ब्लड सेल का जो है RBC का जो काम होता है वो ऑक्सीजन का वहन करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनीय डैश ऊतक को कहा जाता है। तो जो पानी का जड़ से मतलब पत्तियां तक तने और बाकी भाग में जो पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। और पत्तियों में जो भूषण बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको पूरे पौधे में पहुंचाना वो फ्लोएम कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जल को जाइलम पहुंचाती है, जाइलम प्रक्रिया द्वारा जल पहुंचती है, और फ्लोएम मतलब फ्लोएम द्वारा जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है वो पौधे के बाकी भाग में ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो अम्लीय जठर रस जो है हमारे शरीर में अमाशय से निकलती है, तो सही जवाब हो जाता है अमाशय, होगा अमाशय। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। तो ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो श्वेत रक्त कणिका क्या करती है, तो संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है, तो सही जवाब होगा संक्रमण से लड़ने का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी कणिकाओं से बना होता है। तो प्रत्येक वृक्क जो मतलब कितनी जो है वो लगभग 10 लाख, ऐसा अप्रॉक्सीमेट है कि 10 लाख छोटी कणिकाओं से बने हुए हैं। यानी छोटी कणिकाएं का नाम क्या होता है, नेफ्रॉन, वृक्काणु बोलते हैं उसको, नेफ्रॉन्स, तो उसकी बनी होती है, तो सही जवाब होता है नेफ्रॉन्स, छोटी इकाई इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घेंघा डैश की कमी से होता है। घेंघा आई थिंक घेंघा रोग जो होता है एक, जिसमें कि शायद गला फूल जाता है, वो आयोडीन की वजह से होती है, तो सही जवाब होता है आयोडीन, होगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से निकलने वाली है, और इसके वजह से कौन सा, तो मधुमेह रोग होती है इंसुलिन की कमी से, तो सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। और ये ग्लूकोज को पचाने का काम करती है, तो इंसुलिन किससे निकलती है, अग्नाशय से निकलती है, तो सही जवाब। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एड्स क्या है। तो ये क्या है, तो ये एक घातक मृत्यु रोग, आँखों का संक्रमण नहीं है। एड्स औषधि ये तो बीमारी है, कैंसर का प्रकार नहीं, तो ये एक मृत्यु रोग मतलब घातक रोग है, तो सही जवाब होगा इसका घातक रोग है एक। और ये किसकी वजह से होता है, तो HIV की वजह से होता है। तो आगे का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल है। तो नील हरित शैवाल जो ये आई थिंक पानी में पाने वाली होती है, जो कि सोपोसी होती है, यानी मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसलिए उसको सोपोसी, नील हरित शैवाल क्या होती है, तो वो सोपोसी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। दुग्ध शर्करा क्या होती है, तो लैक्टोज को जो है वो दूध में पाए जाने वाली है, लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है। दही बनने के बाद तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लेकिन दूध में लैक्टोज होती है, तो वही लैक्टोज लैक्टिक में बदल जाना, तो लैक्टोज होती है दूध में, तो
सही जवाब होता है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही जवाब होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो इसमें देखिएगा तो ऊर्जा का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, कार्य का भी नहीं होता। प्रतिफल जो है, ये प्रतिफल में आप जिस भी डायरेक्शन में मतलब रिवर्स जो फोर्स आता है, जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइएगा उसी के अपोजिट आएगा। तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं फिक्स डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये सदिश राशि हो जाएगा प्रतिफल। तो सही जवाब होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो जानते हैं कि मिली माइक्रो नैनो होता है ना, मिली माइक्रो नैनो। तो मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और नैनो मतलब 10⁻⁻9। तो 1 × 10⁻⁹ मीटर होती है 1 नैनोमीटर बराबर। तो ये वाला सीरीज़ को एक बार याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो जब आप बस में चलते हैं और मतलब बस में बैठते हैं, तो अगर बस अचानक चलने लगती है तो आप पीछे की ओर गिरते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु अगर कोई आराम अवस्था में, तो वो आराम अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगे, या कोई गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। इसी वजह से जो अचानक झटका फील होता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो आकाश में जो उड़ते पक्षी होती है उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। अब स्थितिज ऊर्जा क्योंकि ऊंचाई पे है उसका पोजीशन की वजह से, और गतिज ऊर्जा क्योंकि वो गति में चल रही है, तो गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो इसका बाकी का ऑप्शन इधर नेक्स्ट पीडीएफ में तो देख लेते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा कंपटीशन का अच्छा क्वेश्चन है ये, बाकी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है फिर। तो अगला सवाल है कि ध्वनि सबसे तेज़ संचार करती है। तो ध्वनि जो है सबसे तेज़ है वो ठोस में करती है, वो हवा से भी 4 गुना अधिक तेज़ फ्लो करती है ठोस अवस्था में जो है सबसे ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि ठोस में जो है एटम मतलब काफ़ी पास होता है और उसका अणु जो होता है, इसलिए वो जल्दी से एक दूसरे को वाइब्रेट करके आवाज़ को पहुंचा देती है। तो सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। तो हीटर लगा हुआ यानी सौर ऊर्जा कब नहीं होगी? तो जब बादल छाया हुआ हो, दिन में होगा। मतलब जिस दिन, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो कई बार धूप नहीं निकलती है किसी दिन, तो बादल छाया हुआ मतलब बादल छाए हुए दिन पर। अगला क्वेश्चन है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, मतलब आपतन का कोण किसके किसके बीच बनता है? तो जानते हैं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम का जो अभिलंब होता है और दूसरे माध्यम में आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सतह के अभिलंब और आपतित किरण ये दोनों के बीच बनता है। मतलब जैसे एक माध्यम से दूसरे मीडियम में गया तो पहला में जो अभिलंब है और आपतित किरण के बीच में बनता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एमसीबी जो लघु पतन के मामलों में विद्युत की पूर्ति को कट कर देता है, काम करता है। तो एमसीबी होता है कि जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहलाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है कि जब आप अक्सर मतलब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए लगाया जाता है कि मतलब अगर बिजली कभी अचानक ज़्यादा आया तो उस मामले में वो खुद फ्यूज़ की तरह काम करता है। जैसे फ्यूज़ देखते हैं ना, कभी अचानक आया तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है और बाकी का शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। तो उसी तरह एमबीसी जो है वो क्या करती है, वो किस सिद्धांत पे काम करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। तो इसका सही जवाब होगा धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये फ्यूज़ की तरह काम करती है।
तो फिजिक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो जो पीले लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें ये सोडियम गैस डला हुआ होता है। तो सही जवाब होगा सोडियम। वाष्प के मतलब गैस अवस्था में जो सोडियम गैस को डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में जो है तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है इसको विस्फोटक के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे माइनिंग वगैरह क्या करने होता है या पहाड़ वहाड़ खोदने अगर रहता है तो इसी ग्लिसरीन का यूज़ करके ब्लास्ट किया जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ग्लिसरॉल और नाइट्रिक का जो है मिक्सचर होता है जिससे कि नाइट्रोग्लिसरीन बनता है और ये अक्सर माइनिंग में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियॉन कहलाती है, बराबर होती है। तो न्यूक्लियॉन क्या होती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो NaCl का जो विद्युत अपघटन कराने पर जो है क्या निकलती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलती है। जब NaCl का विद्युत अपघटन कराइएगा तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि क्षारीयता बेस है उसका जो उसका जो कैरेक्टर होगा वो बेस होगा। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन से आबंध है? तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का आई थिंक परमाणु संख्या कितना है? तो 7 है और पहला अंतिम में 2 आ जाएगा और बचेगा 5 और 5 को 8 मतलब न्यूट्रल होने के लिए 3 चाहिए। तो बैलेंसी इसकी 3 होती है। तो 3 है तो त्रिसंयोजी इसकी बॉन्ड होती है। तो सही जवाब होगा त्रिसंयोजी बॉन्ड होती है, क्योंकि इसकी बैलेंसी 3 होती है और किसी से भी ये 3 बॉन्ड के साथ। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रेबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे जो सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। तो और कैसे जलता है? तो सफ़ेद लौह के साथ जलता है। कई बार इसका कलर भी पूछ देता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो किस रंग का लौह निकलती है? तो सफ़ेद रंग का। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन आके जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का जुड़ना नहीं, हाइड्रोजन इसमें निकलता है ऑक्सीकरण में। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब इसमें डिफिशिएशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण की संख्या की कमी नहीं, ऑक्सीकरण की संख्या भी कमी नहीं होती, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। तो विद्युत धनी तत्व निकलता है, यानी जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाती है, तो विद्युत धनी तत्व निकलना। तो सही जवाब होगा ये प्लस हो जाती है, विद्युत धनी तत्व निकलना। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें आयरन भी मौजूद होता है, क्रोमियम और निकेल, ये मतलब ये 3-4 अति का मिक्सचर होता है। स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है वो ये चारों का मिक्सचर होता है और उसमें लेकिन टंगस्टन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा टंगस्टन, क्योंकि वो क्रोमियम निकेल आयरन का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसी को परमाणु बम वगैरह में यूज़ किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा का ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार, अब तो बिजली उत्पादन में भी क्या जाने लगा इसका। अगला क्वेश्चन कि बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है। अच्छा, कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो जानते हैं कि बिहार राज्य जो भूमिबद्ध है, एक तो उत्तर में ऊपर तो नेपाल है, बाकी
पूरब में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल पड़ती है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश, नीचे झारखंड, यानी 3 राज्य और एक देश से लगा हुआ सीमा है। तो सही जवाब है 3 राज्यों द्वारा घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक झील है। तो बिहार में देखिएगा एक तो उत्तर में है, लेकिन उत्तर पश्चिम में खासतौर पे जिधर कि आपका पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवानी ये सब पड़ता है, उत्तर पश्चिम जिला क्षेत्र जो है यहाँ ज़्यादा जिला है बिहार में, आबादी यहाँ ज़्यादा है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया। तो BPCL यानी ये जो है एक तेल कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, और जिनका कि लक्ष्य है 2040 तक ये लक्ष्य बना है कि कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा ये। इसके लिए इथेनॉल और डीजल में जो इथेनॉल का यूज़ ज़्यादा मिक्सचर करेगा। इस पे गडकरी जी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, वो कई बार बता दे चुके हैं कि हमारा इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि बांद्रा सरसोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा। तो बांद्रा सरसोवा समुद्री पुल जो है ये BD सावरकर के नाम पे रखा जाना था, क्योंकि ये देखिएगा महाराष्ट्र में ही है और महाराष्ट्र का सबसे मतलब इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो ये ध्यान रखिएगा, बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल जो है ये BD सावरकर के नाम पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। तो दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे ज़्यादा एरिया का विकास जो मोहम्मद बिन MBT भी इसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे ज़्यादा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है, तो मंजीरा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी मंजीरा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी देखिएगा तो मूसी भी सहायक, गंगा की कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा भी है, घटप्रभा भी है। ये तीनों नदी कहीं ना कहीं कृष्णा नदी का सहायक है और मंजीरा नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा मंजीरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है जो कि नर्मदा नदी पर, मतलब नर्मदा नदी के जल गिरने से ये जलप्रपात का निर्माण होता है, तो ये नर्मदा नदी की है। और इसमें तो इतना ही जानना था, ये जबलपुर नगर में पड़ता है जो कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो यानी बोल रहा है जो मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल वाला। तो रेयॉन देखिएगा, तो ये प्राकृतिक नहीं है, रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। रेयॉन हो गया, फिर नाइलॉन हो गया, ये सब कृत्रिम रेशा है। तो इसमें पूछ रहा है कृत्रिम रेशा, तो रेयॉन सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिएगा तो सब प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ फसल क्या होती है, मतलब ज़्यादातर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान वगैरह हो गया, धान सब, और ये जून जुलाई में बोई जाती है। आई थिंक बरसात, जब मौसम में बरसात होती है तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उसके बाद जाके अक्टूबर नवंबर के बाद फिर गेहूँ वगैरह का रबी फसल की बुआई होती है। तो गेहूँ जो है वो एक रबी फसल है, क्योंकि उसका बुआई देखिएगा तो अभी नवंबर दिसंबर अभी चल ही रहा होगा, मतलब कुछ दिन पहले हुआ होगा आई थिंक। और उसके बाद खरीफ फसल में ही बाजरा, धान, ज्वारी ये सब खरीफ में आता है, लेकिन गेहूँ जो है रबी फसल है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तो अच्छा क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, सही जवाब होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। तो ये दीनदयाल बंदरगाह जो है ये कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा जाएगा, क्योंकि और ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये भी ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, और इसका नाम बदल के अब दीनदयाल बंदरगाह रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष
डैश की स्मृति में मनाया जाता है, यानी किसकी अति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है पोरखन द्वितीय, जब परमाणु बम जानते हैं कि राजस्थान के पोरखन में परीक्षण किया गया था। तो सेकेंड टाइम जब किया गया था 11 मई 1998, क्योंकि पहली बार तो 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। सेकेंड बार जो हुआ था 11 मई 1958 में हुआ था, 98 में हुआ था। तो उसी के याद में जो है गांठ, मतलब एक साल गिरा होता है ना कि हर एक वर्ष इसको याद करने के लिए रखा जाएगा, तो पोरख द्वितीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो NPF को जो मंजूरी है वो 2007 में दी गई थी, तो सही जवाब होगा 2007 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो मौर्य प्रशासन के बारे में जो है कौटिल्य जिसको कि और भी नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य ने अपना बुक जो अर्थशास्त्र उसका पुस्तक था एक, उसी में मौर्य प्रशासन के बारे में उन्होंने सारा चीज़ लिखा। एक तरह से देखिएगा मौर्य प्रशासन का नींव इन्होंने ही डाला, भले राजा किसी को बनाया, बट एक तरह से इनका कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल था कौटिल्य का। अगला क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे? इसने अर्थव्यवस्था की अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो नींव है ये किसकी बुक? तो ये जॉन मेनार्ड कीनेस की बुक थी। तो एक मिनट कितने नंबर पे हम लोग? 81 नंबर। तो ये जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक है, तो सही जवाब होगा जॉन मेनार्ड किन्स। इन्होंने मैक्रो, ध्यान रखिएगा माइक्रो मैक्रो दोनों होता है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाने जाते हैं इस पुस्तक की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो जानते हैं कि 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी का ये राष्ट्रीय स्तर पे जो है पहला विद्रोह था, मतलब पहला आंदोलन था जब स्टार्ट किया था। तो ये किसके विरोध था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध था, तो सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट के विरोध। और इसी के खिलाफ जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जब इसके खिलाफ भारतीय इकट्ठा हुए थे और फिर उस पर वो कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है, जो कि 1976 में हुआ था। हाँ, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसमें संविधान में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया था, इसलिए इसको मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा तो मौलिक कर्तव्य भी इसी समय जोड़ा गया था आई थिंक। तो 42वें संविधान संशोधन बड़े, इसमें काफ़ी बड़े स्तर पर संविधान में संशोधन किया गया था, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। और ये याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PM स्कीम योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था? तो ये योजना वाला आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हर सेट में उसमें क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार योजना जो सारी योजना को अच्छे से देख के जाना है। उसमें बस यही पूछेगा किस डेट को इसको लागू किया गया था और इसमें इसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि ये PM स्कीम वाला जो है, PM स्कीम वाला ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो होते हैं उसको पेंशन देने की बात कही गई थी कि जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, जो मतलब लेबर जो कोई सरकारी जॉब या जो लेबर है उनको पेंशन दिया जाना चाहिए। 3,000 शायद रुपया देने का प्रावधान किया गया था उसमें, बट वो तो योजना है, शायद ही आपको या किसी को लाभ मिला होगा, मतलब ऐसा नहीं, बट सबको नहीं मिल पाता। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति जो है ये गिरि वेंकट गिरि थे, तो इसका पूरा नाम है वराहगिरि वेंकट गिरि। तो इसमें पूछ रहे चौथे राष्ट्रपति, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सब राष्ट्रपति को नंबर याद रखना है? नहीं, तो ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, बट कुछ जैसे ये देखिएगा तो कई सारे एग्जाम में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको डाला गया था कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो गिरि वेंकट गिरि थे, और ये इसलिए थे क्योंकि ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तो इसलिए राष्ट्रपति, कार्यवाही राष्ट्रपति पहले बने थे, तो
तो इसलिए इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ये आगे तो मैथ का सवाल आ गया और जीएस का जो है यही था, टोटल 85 क्वेश्चन था। तो ये आज का कर लिए। और कैसा लगा क्लास, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते चाहिए, क्योंकि जीएस है, अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना चीज़ें आपको याद रहेगी और ऑफकोर्स आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आइएगा इसके बेसिस पे। और क्वेश्चन का सारा जो है वो लगभग अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही होगा। तो ठीक है, ये रहा आज का क्लास।